सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। चुनाव प्रचार से लौट रहे थे आम आदमी पार्टी एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी की कार पलटी, विधायक की हालत गंभीर, 5 अन्य साथी घायल हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह चुनाव प्रचार प्रसार से लौटते समय आम आदमी पार्टी के विधायक उन्नाव सीमा के बेहटा गुजावर थाना क्षेत्र पहुंचे थे। अचानक उसकी कार अनियंत्रित होकर हाईवे से पलट गई। गाड़ी पलटते कार में सवार 6 लोगों में 5 लोगों को चपेट आई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए और सोरा सीएचपी में भर्ती कराया गया, जहाँ हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने फोन करके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। बताई जाने कि दिल्ली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पुत्र अभय नंदन निवासी चांदनी चौक मॉडल टाउन दिल्ली अपने 5 अन्य साथियों के साथ चुनाव प्रचार में गोरखपुर गए हुए थे, जहां प्रचार थमने के बाद वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिल्ली लौट रहे थे। तभी आज सुबह उसकी कार बेहटा गुजावर थाना क्षेत्र में गांव धोलो के पास अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे पलट गई। घटना की जानकारी पर पीडब्ल्यूडी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कार में सवार विधायक समेत 5 साथियों को बाहर निकाला, उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भारतीयों को लेकर 2 विशेष विमान दिल्ली पहुंचे। छात्र बोले, यूक्रेन के शहरों में फंसे साथियों की हो रही है चिंता। यूक्रेन में फंसे करीब 200 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान गुरुवार को सोमानिया से दिल्ली पहुंच चुका है। इंडिगो स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन गंगा के तहत बुधवार सोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हुई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों के आगमन पर उनका स्वागत किया है। उन्होंने छात्रों से बातचीत की है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक अन्य विशेष विमान भी बुडापेस्ट से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छात्रों का स्वागत किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम अपने नागरिकों को कठिनाइयों के बावजूद हर संभव प्रयास कर वापस ला रही हैं। ये मोदी सरकार की मूल विचारधारा है कि वो हर उस भारतीय तक पहुंचे जो संकट में है। यूक्रेन में पढ़ने वाली मेडिकल की छात्र प्रेरणा ने कहा है कि हमने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए पहुंच यात्रा की है। भारत में वापस न आना राहत की बात है। यूक्रेन में स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की पर विश्वास है। यहाँ 10 मार्च से खुलेगी शराब की दुकानें, 24 घंटे होगी बिक्री, राजस्व को बढ़ाने में भी मिलेगी मदद। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। अखबारी विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर शराब की दुकान खोलने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन के बाद 2 दुकानों को लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। इनका संचालन 10 मार्च तक शुरू हो जाएगा। बाकी दुकानों को भी होली से पहले खोलने की दिशा में काम किए जा रही है। इसके लिए वेरिफिकेशन का काम चलने लगा है। ये काम इसी हफ्ते में पूरा होने की संभावना है। राजधानी बीते 17 नवंबर को नई अखबारी नीति लागू की गई थी। उसके बाद से शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई थी। नई नीति में व्यवस्था दी गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। इसके पीछे मकसद शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 घंटे यात्रियों का आगमन होता है, जिसके चलते वहाँ शराब की बिक्री भी 24 घंटे होती रहेगी। इसको राजस्व वसूली को बढ़ाने में मदद मिलेगा। लेकिन नई नीति लागू हुई तो कई सारी दिक्कतें सामने आ गई है। जगह मिलने में हुई परेशानी के बीच सरकार ने अखबारी विभाग को निर्देश दिया कि वह दुकान खोलने की दिशा में स्थानीय जिला प्रशासन की मदद ले सकते हैं। चालान नहीं भरने वालों पर जल्द होगी सख्ती, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में वाहनों को चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ परिवहन सख्ती करने की तैयारी करने लगा है। जिस वाहनों के चालान लंबित है या जिन्होंने चालान लंबे समय तक नहीं भरे हैं, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीओसी और परमिट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव भेजा था। अब दिल्ली सरकार के पास मोटर वाहन नियम संशोधन के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में ऐसे व्यक्ति वाहन चालकों के स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट देने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में वाहन मालिक चालान नहीं भरते हैं। इसे देखते हुए नियमों में सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल किए गए चालान में सिर्फ 10% लोगों ने चालान भरे हैं, बाकी चालान लंबित है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पिछले साल कुल 50,51,592 नोटिस SMS पोस्ट के माध्यम से रेड लाइट, जंपिंग, ओवर स्पीड, स्टॉप लाइन के चालान किए गए हैं।
कंपनी को फूड प्रोडक्ट के वेज और नॉन वेज का करना होगा खुलासा, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी खाद्य सामग्री के शाकाहारी या मांसाहारी होने का पूरा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि थाली में परोसे जाने वाली वस्तु से हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस डी.के. शर्मा की पीठ ने घरेलू उपकरणों और परेशानी समेत इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुओं पर शाकाहारी एवं मांसाहारी होने का लेबल लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। इस याचिका में कहा गया कि उत्पाद के घटते तत्वों और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर किसी खाद्य सामग्री पर शाकाहारी या मांसाहारी होने का लेबल लगाया जाए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई इस दलील की समिति जताई कि अधिकारियों को इस तरह के दिशा निर्देश जारी करना जरूरी है, न कि आम जनता को जिनके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इस दौरान पीठ ने कहा कि इस संबंध में सभी राष्ट्रीय दैनिक एवं नए आदेश का व्यापक प्रचार किए जाए। कोर्ट ने कहा चूंकि संविधान के तहत अनुच्छेद 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और अनुच्छेद 25 के तहत विवेक की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। दिल्ली में दिन भर चलेगी तेज हवाएं, हल्की बारिश की संभावना, प्रदूषण में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में 8 मार्च तक धीरे धीरे अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गुरुवार को हल्की बारिश के साथ बने हुए थे। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 11.12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही दिन भर की आर्द्रता 95% दर्ज की गई। वहीं बुधवार को कई दिन बाद दिल्ली की हवा फिर से बिगड़ी है। यहाँ दिन भर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 225 दर्ज किया गया। इसी बीच हवा में प्रदूषण तत्व PM 10 जहाँ 97, वहीं PM 2.5 मध्य श्रेणी में 95 दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता सूचकांक एजेंसी सफर के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक हवा की गति में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी हल्की सुधार देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 8 मार्च तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसी बीच दिन में सूरज लू को छुपी करता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा 4 और 5 मार्च को आसमान साफ रहेगा और दिन में 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। सुबह और शाम में मामूली सी ठंड बनी रहेगी। धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान अगले कुछ दिन से 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार बने हुए हैं। बिल्डर के घर आयकर विभाग का छापा, मंगलवार को विदेश से लौटा था परिवार। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को अभयखंड में एक बिल्डर के घर पर छापा मारा है। सुबह 10 बजे अधिकारियों को टीम ने घर को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद परिवार के सदस्य की करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। हालांकि इसके बारे में अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिल्डर चंद्रजीत पाठक मूल रूप से बाले के रहने वाले हैं और अभयखंड में कोठी नंबर 30 में परिवार के साथ रहते हैं, जहां सुबह 10 बजे आयकर विभाग का छापा जारी है। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी ने किसी परिवार को सदस्य को बाहर निकलने नहीं दिया। यहां तक कि घरेलू सहायकों को भी नाम पता पूछकर वापस लौटा दिया गया। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के छापे को लेकर काफी सख्ती बरती गई है। अधिकारियों ने जब छापे को लेकर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। दोपहर के समय 10 अधिकारियों के लिए बाहर से खाना मंगवाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार चंद्रजीत पाठक के घर में 6 सदस्य हैं। वो मंगलवार शाम को ही विदेश से लौटे हुए हैं। रिलायंस ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस कंपनी के साथ मिलाया हाथ। सितंबर तक पूरी होगी डील। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडी रिलायंस स्ट्रेटी वेंचर्स लिमिटेड और सरमीना कॉर्पोरेशन ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्वाइंट वेंचर के गठन की घोषणा की है। RSBLVL इस ज्वाइंट चेंबर में 50.1% हिस्सेदारी और सरमीना की 49.9% हिस्सेदारी होगी। यह वेंचर से कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, रक्षा और एरोस्पेस जैसे विविध क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले और संरचना हार्डवेयर के क्षेत्र में काम करेगा। एक बयान के मुताबिक RSBL मुख्य रूप से सरमीना की मौजूदा भारतीय इकाई में नए शेयरों में 1670 करोड़ रुपए तक के निवेश के माध्यम से यह स्वामित्व हासिल करेगा। यह लेनदेन नियामक मंजूरी के बाद सितंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बयान में कहा गया कि एकीकृत विनिर्माण साधन कंपनी सन्नी कॉर्पोरेशन और रिलायंस स्ट्रेटी बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने आज घोषणा की है कि सरमीना की मौजूद भारतीय इकाई में निवेश के जरिए संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच करार हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने ड्यू के हंसराज कॉलेज में किया रीडिंग कॉर्नर का उद्घाटन। छात्रों के लिए 200 किताबें की है दान। राष्ट्रीय पुस्तक न्यायालय दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज परिसर में एक रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया है, जहां NDBT इंडिया द्वारा 200 पुस्तकें दान की गई है। न्यास ने बुधवार 2 मार्च को हंसराज कॉलेज के सहयोग से समावेशी पाठन समाज बनाने के महत्व पर एक संवाददाता सत्र का आयोजन भी किया। इस मौके पर NDB के निर्देश ने कहा कि पुस्तकें सशक्तिकरण और चरित्र निर्माण के महान साधन है। अगर यूनिवर्सिटी का प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक पुस्तक दान करे तो यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय की लाइब्रेरी बन सकती है।
एनटीबीटी इंडिया द्वारा कॉलेज परिसर में रीडिंग इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में एक रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया गया, जहां एनटीबीटी इंडिया द्वारा 200 पुस्तकें दान की गई है। इसका उद्घाटन युवराज मलिक, निदेशक एनटीबीटी द्वारा किया गया। प्रो डॉक्टर रामाप्रचार्य हंस कॉलेज और प्रो रंजन कुमार त्रिपाठी ज्वाइंट डीन ऑफ कॉलेज यू प्रो रामाप्रचार्य हंसराज कॉलेज ने रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने की पहले के लिए कॉलेज को चुनने के लिए एनटीबीटी को धन्यवाद किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को नहीं मिली राहत, पीएमएलए कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ाई ईडी की कस्टडी। विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दिया है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले नवाब मलिक की हिरासत में आज खत्म हो रही है। इस पर कोर्ट ने 8 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था। वहीं नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट में 7 मार्च को सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने नवाब मलिक की याचिका पर जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 7 मार्च तक का समय दिया है। अब हाईकोर्ट में 7 मार्च को सुनवाई होगी। मलिक ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उन पर ईडी की कार्रवाई राजनीतिक कारणों से हुई है। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई की कुर्ली स्थित मुनीरा प्लांट की 300 करोड़ रुपए की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी और उसमें भी पेमेंट 20 लाख रुपए का किया गया था। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल से जुड़ी सारी बड़ी खबर अक्सर से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।